बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम बादामी। आज बिलाखिर पेशावर की मेट्रो बस का इफ्तिताह हो गया है और इस इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बज़ात ख़ुद मौजूद थे। कई हवालों से मुख्तलिफ़ औक़ात में पेशावर की मेट्रो बस अंडर डिस्कशन रही है। आज जब इसका इफ्तिताह हुआ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ये बोले। महमूद खान आपको और पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट को मुबारक देना चाहता हूँ। ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया ये पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन मेट्रो बस का प्रोजेक्ट है। मुझे इसके ऊपर रिजर्वेशंस थी और मैं आज परवेज़ खटक को ख़ास खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने हमें हमेशा कहा कि जब ये प्रोजेक्ट बन जाएगा तो तब तुम्हें पता चलेगा इसकी अहमियत। हम गलत है परवेज़ खटक, आप ठीक निकले। सुरखरू हो गया इमरान खान साहब। परवेज़ खटक साहब खुद इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब हम गलत थे और आप ठीक थे। परवेज़ खटक साहब से भी हमने इस हवाले से बहुत दफ़ा बातचीत की थी और ये अलग बात है कि उस वक्त परवेज़ खटक साहब कहते थे कि नहीं खान साहब इसके खिलाफ नहीं है। जब हम उनसे कहते थे कि खान साहब इस मनसूबे के खिलाफ थे, वो कहते नहीं ये बात गलत है कि खान साहब इस मनसूबे के खिलाफ हैं। हालांकि खुद खान साहब ने कहा कि जी मैं इस मनसूबे के खिलाफ था। परवेज़ खटक साहब से गुफ्तगू का एक अक्स देखिए कि जिसमें इस मंसूबे की जो डायनामिक्स हैं कि जनाब कितने किलोमीटर एलिवेटेड होगा नहीं होगा और इमरान खान साहब इस बारे में क्या रखते थे, ज़रा ये देखिएगा, दिखाइएगा जनाब। बस रैपिड ट्रांसपोर्ट में मेट्रो नहीं कहता, क्यों बनाने की जरूरत? देखिए ये जो तनकीद की जाती है कि खान साहब इसके खिलाफ थे, खान साहब इसके खिलाफ नहीं थे। इन मंसूबों का बार बार तस्करा इसलिए करते थे कि ये मंसूबे ही नहीं होने चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ जो पूरे पाकिस्तान में जा जाके मेट्रो बना रहा है, अगर केपीके में बनाई तो मैं इसके खिलाफ जाके खड़ा हो जाऊंगा। और मैं ये मेट्रो बस जो इन्होंने लगाई है लाहौर में, ये अगर लाएं तो हम सबसे पहले इसकी खिलाफ खड़े होंगे। हमारे और इनके बस मेट्रो में फर्क है, उसमें मैं सारी टेक्निकलिटी सब डिस्कस बिल्कुल करेंगे, लेकिन मैं आपको मजीद खान साहब कहते थे ये गिमिक्स हैं, इलेक्शन जीतने के लिए गिमिक्स हैं। ये गिमिक्स हैं। अब पेशावर के अंदर हम क्या करने लगे, हम भी ये गिमिक्स कर सकते हैं। हम भी एक डेढ़ साल में खड़ा कर सकते हैं, ऊपर से जा रही है बस। लेकिन ये पेशावर को ये तो 3-4 साल के बाद खत्म हो जाएगा, फिर हमें कुछ और करना पड़ेगा। असद उमर साहब कहते थे ये बिल्कुल ऐसा ही है मेट्रो बनाना या बस या ट्रांसपोर्ट का मंसूबा बनाना कि एक घर में किसी बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब हो, अस्पताल में जाने के पैसे ना हो और आप उसको एक बेहतरीन गाड़ी दे दो। फिर से आप अपनी बात करें। और इस पर एक इमरान खान साहब और जो मैंने पहले अर्ज किया था अगर वो भी दिखा सकें, परवेज़ खटक साहब ने क्या राय दी थी, दिखाइएगा। आप मुझे दुनिया में बताएं कहाँ बस ऊपर चढ़ती है, ये जो ऊपर ट्रेनें ऊपर चलती हैं, बस जमीन पर चलती है। हम वो प्रोजेक्ट बनाने लगे हम पेशावर में, इंशाल्लाह 100 साल वहाँ फायदा होगा पेशावर को। पेशावर बदल जाएगा। वो 5 साल का मंसूबा है, वो गिमिक्स नहीं है। ट्रेन लेके आएंगे वहाँ कोई गिमिक्स नहीं करेंगे। वहाँ देर लगेगी, लोग कहेंगे कि जी टेम्पररी करेंगे, बस सर्विस जमीन पर चलाएंगे, हम ओवरहेड नहीं चलाएंगे। आपकी बस रैपिड ट्रांसपोर्ट में 8.5 किलोमीटर का एलिवेटेड एरिया है जिसमें बस ऊपर से चल रही होगी। इस चीज का एग्जैक्टली इस चीज का मजाक उड़ा रहे थे खान साहब। हमारे पर रोड अवेलेबल नहीं थी, उनके पास भी नहीं होंगे। तो वही कह रहा हूँ, बातें करना फिर आसान है इस बात में। मुझे नहीं पता उसका, लेकिन रूट अवेलेबल होता। हमारे तो पेशावर में एक ही रूट है और कोई रास्ता यानी खान साहब की अपनी थ्योरी के मुताबिक लाहौर दुनिया का पहला अजीबोगरीब शहर होगा जिसमें बस ऊपर से चलती है। इस्लामाबाद दुनिया का दूसरा अजीबोगरीब शहर होगा जिसमें बस ऊपर से चलती है और पेशावर तीसरा होगा, उनकी अपने अल्फाज के मुताबिक। 3 अजूबे हो गया, क्या कर। और फिर इसकी मुख्तलिफ डेडलाइंस भी इसकी दी जाती रहीं। कहा था 6 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। ज़ाहिर मुकम्मल आज हुआ है, 2020 में खड़े हैं, हम अगस्त के 2020 में खड़े हैं। 2017 में कहा जा रहा था 6 महीने मुकम्मल हो जाएगा। ज़रा उन डेडलाइंस के हवाले से भी एक अक्स देख लीजिए। महीने के अंदर हमने इसको कंप्लीट करना है। जनवरी 2018 में पेशावर को एक नया मास टारगेट मिल जाएगा। हम इसको 6 महीने में मुकम्मल करेंगे। 6 मंथ का प्रोजेक्ट है। अप्रैल के एंड में इसको हम रूट पर ले आएंगे बस। मई के एंड तक या जून तक इसको ये मुकम्मल करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। 23 मार्च को इसका कंस्ट्रक्शन वर्क है, ये मुकम्मल हो जाएगा। 23 मार्च को आप इंशाल्लाह देखेंगे। और फिर इस पर करप्शन के इल्ज़ाम लगे। फिर उसके बाद बाकायदा अदालत में भी गया है मामला। फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वहाँ चली गई, उन्होंने अदालत से उज़्मा से रिक्वेस्ट की कि जनाब इस पर स्टे दिया जाए। और फिर जब चेयरमैन नैब ने भी जब उनसे चूँकि पूछा जाता था कि जनाब BRT करप्शन के हवाले से आप क्या कर रहे हैं, मुबैना करप्शन के हवाले से, तो चेयरमैन नैब ने इस हवाले से ये कहा था, दिखाइएगा। BRT है वो 17 अरब से शुरू हुई थी, 117 अरब तक पहुंच गई है। नैब एक्शन क्यों नहीं लेता? इससे नहीं लिया जा सका कि
कुछ अदालतों के स्टे आर्डर हैं। मैं तो किसी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने का सोच भी नहीं सकता। 12 लेकिन एक अच्छी खबर ये है ज़रूर है कि पेशावर BRT का, पेशावर मेट्रो का आज आगाज़ हो गया है। हम ज़रा इस हवाले से भी और कुछ और भी खबरें हैं, मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक हम वक्फा लेते हैं और उसके बाद ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो एक तो इस हवाले से और फिर दूसरा सिंध में, यानी कि चलें यहाँ तो ये है ना कि भाई डेडलाइंस मीट नहीं हुई, ये हुआ वो हुआ, बिल आखिर बन गई। सिंध में डेडलाइन पे डेडलाइन, डेडलाइन पे डेडलाइन, ग्रीन लाइन, येलो लाइन, पिंक लाइन, पता नहीं कौन कौन सी, लेकिन सिंध में सरकारी ट्रांसपोर्ट का कोई मंसूबा अब तक बन के नहीं दिया। पेशावर में बहुत देर आए, मसाइल भी हमने दिखाया, भी बन तो गया बहरहाल, सिंध में तो ये हो ही नहीं सका। इस पर ही बात करेंगे और सिंध में क्या गवर्नर राज लगाने का इरादा रखती है फेडरल गवर्नमेंट, ये क्या हो रहा है, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करें। खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। जनाब शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, जो कि मिनिस्टर हैं वहाँ के लेबर एंड कल्चर के। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सईद गनी साहब तशरीफ़ फरमाए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद, इनफैक्ट जो कि सूबाई वज़ीर तालीम में साबिर शाकिर साहब, सीनियर साहब, तजज़ियाकार, तीनों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया तीनों का। ज़रा क्विक एक दो बेसिक क्वेश्चन कर लूँ पहले। शौकत यूसुफजई साहब, आप लोग ऑफिशियली क्या कह रहे हैं, ये कितनी लागत में मुकम्मल हुई है पेशावर मेट्रो आज? देखिए, BRT की जो अपनी लागत है वो जी। 66 बिलियन पे इसलिए पहुंची है कि वो सिर्फ BRT नहीं है। हाँ। ये जो कंपैरिजन की जाती है ना लाहौर के साथ और उसके साथ, हाँ। तो बराए मेहरबानी ये जरूर देखें कि यहाँ हमारी अपनी बसें हैं 220, वो डीजल हाइब्रिड बसें हैं और उनके पास अपनी बसें नहीं है। दूसरा, यहाँ कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं, उनके पास कमर्शियल प्लाजे नहीं है। लाहौर के पास अपने डेपूज तक नहीं है, हमारे अपने डेपूज हैं। तो ये जो सारी चीजें फिर ये अच्छा, कि ये बिल्कुल हमारे सही। elevated लेकिन शौकत साहब portion देखें। ये सारी चीजें मिलाकर जब आप इसको लॉन्च कर रहे थे तो 41 बिलियन रुपीस कहते थे ना, आज आप खुद 66 अरब कह रहे हैं। ये जो 25 नहीं, अरब का नहीं, इजाफा नहीं। है, ये क्यों है आपके अपने नहीं फिगर सर, के साथ? नहीं सर, हमारा जो पहला PC1 बना है वो 59 बिलियन का था और PC1 बनाया था एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। खटक साहब ने मुझे जो इंटरव्यू उसके दिया बाद दिसंबर पैसों में- 2017 में, जब मैंने उनसे पूछा कुल लागत कितनी है, तब उन्होंने नंबर बताया। आप सर दिखा आप दूंगा। अगर BRT की बात कर रहे हैं, अगर आप BRT की बात करें जिस तरह लाहौर में बनी है, तो ये मेरे ख्याल से वो उसमें बहुत फर्क है। 35-36 अरब की टोटल BRT है हमारी। उन्होंने कहा अगर वो आप तो BRT पे उन्होंने जाते कहा हैं वो 31 अरब की और सारा मिलाकर 47 बिलियन का है। नहीं, मुझे उनके 47 का नहीं पता है, लेकिन 59 बिलियन का बाकायदा PC1 बना है और उसके बाद हमने 68 किलोमीटर इजाफी रूट्स डाले हैं और कुछ जो है हमने इसको एक्सटेंशन दिए हैदराबाद से कारखानों मार्केट तक। तो वो इजाफा जो है वो इस तरह नहीं है कि उसमें डिले हुआ है तो पैसे ज्यादा हुए हैं, बल्कि जो इजाफी चीजें हमने बनाई है उसके अखराजात बढ़े हैं। अच्छा, ये चेयरमैन नैब जो कह रहे थे कि 17 अरब से शुरू हुई 117 अरब तक पहुंच गए, गलत कह रहे थे? सर 117 अरब, मैं तो कह रहा हूँ कि आ जाए। अभी तो ये हमारी BRT तो बन गई है अल्लाह हाँ। के फजल से। हमने जो स्टे पे मुबारक। गए थे, हमने इसलिए गए थे कि हम चाहते थे कि ये अगर स्टे पे चले गए तो ये बनने ही नहीं देंगे, हम बना लें। उसके बाद नेब आए, FIA आए, जिसकी मर्जी। और वजीर आला महमूद खान ने एक बार नहीं 10 बार कहा है कि आए और इसको इन्वेस्टिगेट करें और करप्शन साबित हुई तो उसको सजा देंगे। तो अब बन गई है, इसलिए कि तो हम अब इसमें नहीं खैबर वो- पख्तूनख्वा की हुकूमत अपनी उस इस्तेदा को वापस ले लेगी कि जनाब इस पे स्टे दिया जाए हमें, जिसके बाद बिल्कुल कुछ सर, देखिए सर, हम तो स्टे ऑर्डर लिया ही इसलिए था कि कंप्लीट हो जाए। जब कंप्लीट हो जाए हमारे, देखिए सितंबर अब कंप्लीट हो गए, अब इस्तेदा वापस ले रहे हैं। देखिए हम लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्योंकि स्टे ऑर्डर कितना होता है यार, आप मुझे बताएं। स्टे ऑर्डर तो कोई सारे नहीं, यहाँ तो साल पाकिस्तान का तो पता ही है आपको, सालों चलता रहता है स्टे ऑर्डर, एक पूरी हुकूमत चलती रहती है स्टे ऑर्डर। आप बताइए मुझसे बेहतर। देखिए बादामी साहब, कोई जवाज होता है। जवाज हमारा ये था कि अगर कोविड-19 ना होता तो हम तो मार्च में ही कंप्लीट कर लेते, लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि कोविड-19 है, उसकी वजह से काम रुक गया। लेकिन क्रेडिट गोज टू वजीर आला महमूद खान कि उन्होंने इस कोविड-19 में भी काम जारी रखा, डे नाइट काम किया। पूरी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो हमारी DGA PDA और दूसरे लोग हैं। यकीनन मैं आपको कह रहा हूं कि उन्होंने दिन रात मेहनत की है। स्टे आप कब वापस ले रहे हैं? यानी स्टे की गवर्नमेंट करेगी। देखो मैं तो एक छोटा सा पुर्जा हूँ, मैं तो अब ये नहीं बता सकता, लेकिन चूंकि सितंबर में हमारे सारे मुकम्मल होने थे डेपूज और कमर्शियल प्लाजे,
वो 2-3 महीने लेट होंगे, दिसंबर तक वो कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। दिसंबर तक ये जो प्लाजा वगैरह रह गए मैं कह रहे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद स्टे वापस लेंगे। आपकी बात से मिला, ठीक है। देखिए सईद का फैसला तो हमारे वजीर आला साहब वजीर आला मैं तो नहीं कर सकता ना। सईद गनी साहब, बिफोर आई गो टू साबिर शाकिर साहब, ये एक पेशावर मेट्रो पे बहुत तनकीद भी हुई और जायज़ तनकीद भी थी, कॉन्ट्रडिक्टरी बयानात आते रहे, खुद खान साहब कहते रहे कि मेट्रो तो बननी नहीं चाहिए, सारा कुछ फिर बनाई। लेकिन एक बात है, बन गई पेशावर में, आज से मेट्रो चलना शुरू हो गई। सिंध, कराची ये काम नहीं हो सका। सूबाई गवर्नमेंट की सतह पर कोई मुनज़्ज़म ट्रांसपोर्ट का मंसूबा नहीं है, और आपने 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 10 हार्ड डेडलाइंस दी। नासिर शाह साहब कहते रहे कि हो जाएगा, फिर नए वजीर ट्रांसपोर्ट नवंबर 2019 में कहते रहे कि अगले 6 महीने में 1000 बसों में से पहली 100 बसें आ जाएंगी, कुछ भी नहीं हुआ। सईद गनी साहब, दो चीजें अलग अलग हैं। अच्छा, देखिए बसें जो आप कह रहे हैं ना लाने वाली, वो एक अलग चीज है। जो बीआरटी के मंसूबे हैं वो अलग हैं। उसमें एक तो फेडरल गवर्नमेंट ने शुरू किया था पीएमएलएन की ग्रीन लाइन, जो आपको पता है वो भी ताख़ीर का शिकार हुई है। अच्छा, उसके साथ एक हमारा छोटा सा एक है ऑरेंज लाइन का मंसूबा जी, वो उसके साथ कनेक्टेड है ग्रीन लाइन के साथ। ज़ाहिर है जो ग्रीन लाइन ताख़ीर का शिकार हुई है तो वो भी शुरू नहीं हो पा रहा। लेकिन उसके साथ 2 और बड़े मंसूबे हमारे हैं, एक येलो लाइन है, एक रेड लाइन है। वो काफ़ी एडवांस स्टेजेस पर हैं और वो उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में, एग्जैक्टली मैं डेट नहीं बताऊंगा कि मैं चूँकि वरना फिर हम आपके भी शॉर्ट चलाएंगे इस तरह के भाई। हाँ, लेकिन ये चलाएंगे हम, उसमें ये ना हो कि 3 साल बाद भी हम चला रहे हो कि सईद गनी साहब ने कहा था 3 साल में मुकम्मल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन बहरहाल अब अगर कोई खुदा ना खासा कोई और सूरत ऐसी बन जाए तो उसको मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नीयत हमारी ये कि हम उसको कर लें। बट सईद गनी साहब, अगर हम जनरल एक बात कर लें तो स्पेसिफिक बात होगी। अच्छा जी, आप कहिए। एक और अर्ज करूँ, देखिए आपने कहा ना कि वो पहले भी शाह साहब ने कुछ कहा, फिर दूसरे मिनिस्टर आए उन्होंने कुछ कहा। जी जी, वसीम, यहाँ हमारे सूबे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ऑफिसर जो हैं वो काम करते हुए डरते हैं। पेशावर में पीटीआई की हुकूमत बड़ी खुश नसीब थी कि अगर पेशावर हाई कोर्ट ने कहा हाँ, कि इसकी तहकीकात कराई जाए, उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको स्टे ऑर्डर दे दिया कि जनाब कोई जरूरत नहीं तहकीकात करने की, पहले इसको मुकम्मल होने दें। जो भी था, हमारे यहाँ सूरत हाल ये नहीं है। हमारे यहाँ तो चीज़ें शुरू होती नहीं है तो पहले से नैब उसके अंदर आके बैठ जाता है और ऑफिसर चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। मैं आपको सईद बता गनी रहा साहब, हूं ये कि नैब तो कल मुतहर्रिक हुआ है, आपकी हुकूमत तो सिंध में कब से है, और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, दुनिया के ममालिक से बड़ा, इसमें कोई सरकारी सतह पर ट्रांसपोर्ट मंसूबा है ही नहीं। ये कितनी कमाल की बात है। मैं आपसे अर्ज करूं, आप ये कह रहे हैं कि नैब कल से मुतहर्रिक हुआ सिंध में? हाँ हाँ, नैब तो हालिया तारीख में मुतहर्रिक हुआ है ना, ये पोस्ट पैनामा सारा कुछ। आपकी हुकूमत तो 2008 से है ना सिंध में। मेरे भाई इफ्तिखार चौधरी साहब कब थे? वो नैब तो नहीं हुआ था, मेरे वो नैब तो नहीं हुआ। और मेरे नो हो अल्लाह के बंदे, नैब को वो डायरेक्शन देते थे, नैब के थ्रू करवाते थे सारी चीजें। आप पता नहीं, आपको याद नहीं है कुछ चीजें। बस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब नैब को पूरा ऑपरेट करते थे। डॉक्टर आसिम के केस से पहले पीपल्स पार्टी की कौन सी हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी या केस तंग हुआ है नैब के उन्वान से, जरा बताइएगा मुझे। गिरफ्तारी तो मुझे अभी बेसिकली याद नहीं कौन सी हुई, सही भाई, वही लेकिन अगर आपका ये कहना कि नैब अभी कोई महीना 2 महीना साल पहले शुरू हुई है तो ये गलत है। ये मैं तो रिपीट कर रहा हूँ, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं तो कह रहा हूँ हालिया तारीख में पोस्ट पैनामा या उससे पहले वाला माहौल, डॉक्टर आसिम वाला माहौल कहना चाहते तब से। मैं बताता हूँ, और आपकी हुकूमत 2008 से। मैंने आप कह रहे हैं हमने जब भी काम करना शुरू किया अदालतों ने रोक दिया, वरना हम तो कर लेते। देखिए अदालत में मैंने अभी नैब का जिक्र किया आपसे। अदालतें तो सर इफ्तिखार चौधरी साहब जो करते रहे वो सबके सामने है, लेकिन नैब में हमारे यहाँ यूनियन काउंसिल तक ये गए हैं। हालांकि कई जगहों पे इनका मैंडेट नहीं होता कि वो जाकर वहाँ तहकीकात करें, लेकिन हर जगह वो गए, हर चीज को उन्होंने कंगाला, हर चीज को उन्होंने चढ़ाया। और नैब की कब से है ये रविश, आप बता दें। आप कह रहे हैं ना अभी, मैं तो अपनी बात पे कायम हूँ कि अभी कुछ सालों की बात है, कब से ये रविश आप बता दें। नहीं, मेरा ख्याल है 8-10 साल तो हुए होंगे। 8-10 साल से, ठीक है, आउट पॉइंट टेकन। साबिर शाकिर साहब, मैंने कहा वो देखे 2 चेयरमैन नैब थे, फसी बुखारी, जस्टिस दीदार शाह और जनाब कमर ज़मान साहब। इन तीनों के अदवार में नैब बिल्कुल नॉन फंक्शनल थी सबके लिए, और इसलिए सईद भाई को कहें कि नैब की तरफ रुख न करें। बाकी किसी और ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया हो तो हो, लेकिन नैब तो 3 चेयरमैन हैं, फसी बुखारी साहब। मुझे लगता है लोगों को तो चेयरमैन नैब का नाम भी याद नहीं होता था, क्योंकि ये तो जावेद इकबाल साहब वाले टाइम पे जरा हेडलाइनों में आना शुरू हुआ है सारा मामला। और
बिल्कुल बिल्कुल, ये जस्टिस जावेद इकबाल साहब आए हैं तो नैब जो है वो मुतहर्रिक हुआ है, फंक्शनल हुआ है। उससे पहले तो 3 मैं गिनवा चुका हूँ। हाँ। और तीनों चेयरमैन नैब के होते हुए किसी भी तरफ कोई उंगली नहीं उठाई गई थी। नैब ने किसी को कोई दुख नहीं पहुँचाया, कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। बहुत ही शरीफ और नफ्स बच्चे की तरह उसने अपना काम किया। तो इसलिए ये पहले नैब नहीं थी, नैब अभी आई है और पिछले तकरीबन 2 साल से मुतहर्रिक है, 2-2.5 साल हो गए हैं। और दूसरा पीपल्स पार्टी पे जो मुसीबत आई है वो FIA के ज़रिए आई है। नैब उसके बाद आया है। जो नवाज़ शरीफ साहब ने ये जितने भी केसेस हैं ओमनी ग्रुप के और फेक अकाउंट्स के, वो तो सारे FIA ने इन्वेस्टिगेट किए थे, नैब ने नहीं किए, और वो नवाज शरीफ साहब के ज़माने में किए थे। और मैं दोबारा आता हूँ साबित आर्ग्यूमेंट, लेकिन सही गनी साहब इस आर्ग्यूमेंट को कौन मानेगा कि हम अगर हमें इदारे रोकते थे, हम काम करना चाहते इदारे नहीं करने देते थे? मतलब वसीम, मैं खुद मुख्तलिफ महकमों का मिनिस्टर रहा हूँ, आज भी हूँ। मुझे पता है कि क्या क्या चैलेंज होते हैं। ऑफिसर आने को तैयार नहीं होते हैं, काम करने को तैयार नहीं होते हैं, बड़ी मुश्किलात होती हैं। अब साबिर शाकिर साहब जो कह रहे हैं, मैं खैर इत्तफाक नहीं करता हूँ। अगर आप ये कह रहे हैं कि पिछले 2 साल से नैब ने काम शुरू किया, तो ये आपकी सादगी पे मैं कुर्बान जाऊँ। लेकिन ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के वक्त से ये सिलसिला चल रहा है। और ये फसी बुखारी साहब जब थे, वो भाई इफ्तिखार चौधरी साहब आपको तंग करते थे, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये फैक्ट है, आपकी बात हम उस तरह से नेगेटिव, मैं तो सिर्फ करेक्शन कर रहा हूँ कि नैब के 3 चेयरमैन फसी बुखारी साहब, जस्टिस दिदार हुसैन शाह साहब, कमर जबान साहब, इन तीनों में नैब जो है नॉन फंक्शनल था। बाकी इफ्तिखार चौधरी साहब ने आपको फुल डोज दी है, उसके लिए मैं आपके साथ हूँ। मैं आपसे अर्ज करूँ, इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त में अगर थोड़ा सा चीज़ों को दोबारा से रिकॉल करें, नैब को वो मुकम्मल तौर पे चलाते थे। नैब के अंदर उनके अपने बंदे थे, और अगर उनका कोई बंदा नहीं रखा जाता था तो रगड़ा लगाते थे चेयरमैन नैब का। उन्होंने इस्तेमाल किया नैब को हमारे वक्त में। यार मतलब बहरहाल हो सकता है कि अच्छा, चलो इस बहस से आगे निकलते हैं। ठीक है, अब चलें अब इससे आगे बढ़ते। ठीक है, अब जरा साबिर शाकिर साहब, मुझे आपका तज्जिया जरा इस पे चाहिए। पहले अब ये सिंध में कुछ होने जा रहा है, ये बहस कल से दोबारा उस वक्त शुरू हुई जब अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो कि इंटरेस्टिंगली एंडी खान साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने कहा अदालत में, चीफ जस्टिस साहब आए हैं कराची, बड़ी तगड़ी समातें हो रही हैं, उन्होंने कहा जी मेरी वज़ीर आज़म साहब से ही बात हुई है, कुछ ऑप्शंस हैं कानूनी और आईनी वज़ीर आज़म साहब के जहन में कराची के हवाले से, लेकिन अभी मैं बता नहीं सकता कि वो ऑप्शंस क्या हैं। अच्छा, अब इसमें PTI के लोगों के कुछ बयानात भी ऐसा लग रहा है कि इसी तरफ जाते हैं। मसलन एक दिखाई है फैसल वाडा साहब और कुछ दीगर अफराद क्या कह रहे हैं या क्या मुतालबा कर रहे हैं, सिंध के, देखिएगा। इस टाइप की खबरें जो होती हैं कि गवर्नर आज लग सकती, जो चीज लग सकती है वो लग सकती, क्यों नहीं लग सकती? वक्त आ गया है क्या आईन में जो प्रोविजन दिए गए हैं वफाक उसका इस्तेमाल करे। इमरजेंसी का आर्टिकल 235, डायरेक्ट रूल 149(4) पूरे सिंध में हमें चाहिए। मैं यहाँ से फिर डिमांड करता हूँ कि आखिर में अगर ये तो काम न करे तो गवर्नर रूल भी लगाने में कोई बुराई नहीं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील की है कि फौरी तौर पे आर्टिकल 235 का इतला फाइनेंशियल इमरजेंसी सूबे सिंध में लगाई जाए। 234 गवर्नर राज है और 235 फाइनेंशियल इमरजेंसी है। और हम कहते हैं वफाक से फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाए, तो उस पर भी अमल ना हो तो वहाँ आर्टिकल 234 के तहत गवर्नर राज लगाया जा सकता है। अगर कुछ भी ना हुआ तो गवर्नर राज का लगना तो गैर आईनी नहीं है। इससे पहले कि हम ये बात करें गवर्नर राज की, उसकी सिंध हुकूमत को हम बिल्कुल ही जिसे कहें कि वो एक रविश पे चले। ये ऐसा कोई है इम्कान साबिर शाकिर साहब आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि पहले के पाइपलाइन में तो चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, और ये डिपेंड करता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे। मुझे नहीं मालूम कि बिलावल भुट्टो साहब सईद गनी साहब को या पार्टी को किस हद तक एतमाद में लेते हैं जब वो इस्लामाबाद और पिंडी में आते हैं और वापस जाके क्या बताते हैं कि किन किन लोगों से मुलाकातें हुई, किन किन उमूर पे हुई। लेकिन ये बात फैक्ट है कि मुस्लिम लीग नवाज़ तकरीबन कौमी धारे में आ चुकी है, कोई 20-25% रहती है, और पीपल्स पार्टी भी थोड़ा सा रजिस्ट कर रही है, उनके कुछ डिमांड्स हैं, तो इसलिए लेकिन उसमें देखना होगा कि वो कब तक बिलावल साहब अब वापस गए हैं, मशवरा करेंगे अपने। नहीं, आप कह रहे हैं कुछ चीज़ें पाइपलाइन में है, ये पीपल्स पार्टी की को कौमी धारे में लाने के हवाले से या सिंध में गवर्नर राज ऐसा कोई इक़दाम करने के हवाले से? देखें, गवर्नेंस तो कराची में है गड़बड़,
और उसको तो बेहतर करना है। और आज सुप्रीम कोर्ट में ख़ास तौर पे जो हेयरिंग हुई है उस पर ज़रूर नज़र रखें। जी हाँ। और अटॉर्नी जनरल का कल का स्टेटमेंट और फिर आज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो गुफ्तगू है, फिर उसमें मज़ीद उसमें ऐड कर लें जो सुप्रीम कोर्ट का आज हिस्टोरिकल जजमेंट आया है गैस कंपनीज में। जी हाँ, तो एक मूड आपको नज़र आ जाएगा, एक मूड आपको नज़र आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का या स्टेट इंस्टीट्यूशन का कि क्या है। तो यानी साबिर साहब मुझे ऐसा लगता है, आप बताइए आप इस राय से कितना अग्री करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये तो हो सकता है कि पीटीआई को, चूंकि कराची की सबसे बड़ी जमात है, अब उनको भी उनको लोगों को जवाब देना है, आगे बल्दियाती भी आ रहा है, तो पीटीआई कुछ अपने खास पावर्स इस्तेमाल करे ताकि कल को अपने वोटर्स को कह सके कि भाई हमने भी कराची में किया। ये तो हो सकता है, लेकिन पीटीआई सिंध गवर्नमेंट गिराने की या उल्टाने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करेगी तो एक नया महाज अपने सर लेगी, सिंध में अनरेस्ट होगा। पहले इतने महाज खड़े और ऐसा करके भी 2-2.5 साल रह गए, उनको क्या मिल जाना है? आप इस राय से अग्री करते हैं मेरी या नहीं? नहीं, बिल्कुल सही बात है, आपकी बात 100% दुरुस्त है कि सिंध गवर्नमेंट को ना गिराया जाएगा, ना ही उनको कुछ गड़बड़ की जाएगी, उनकी गवर्नमेंट रहेगी और सीएम इन्हीं का रहेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन साथ साथ कराची में अब करनी है मामला ठीक करने हैं। अब कराची में सिंध गवर्नमेंट और बल्दियाती हुकूमत दोनों ही, मेयर साहब जो हैं वो दोनों ही ऐसे लग रहा है कि गैर मुताल्लिक हो चुके हैं। फिर एनडीएमए में भी आज इन्होंने इतराज़ कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा फिर भाई एनडीएमए पे आपको क्या इतराज़ है? हाँ। तो अभी सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर रही है और क्वेश्चन करके एक बता रही है और पूछ रही है, और इधर से मशावरत चल रही है इस्लामाबाद में, और उसमें कुछ भी हो सकता है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हो नहीं सकता, ठीक है, हो सकता है। चलो मैं अब इसको आहिस्ता तक कंक्लूड कर कराची की हद तक। कराची की हद तक, अच्छा ठीक। अच्छा एक तो शौकत यूसुफ साहब, ये आप इस पे भी ज़रा करेक्ट कीजिएगा मुझे अगर ये गलत है तो, कि आपने कहा ना कि भाई हमारा मंसूबा यूं तो सस्ता है, बतौर मजमूई रकम इसलिए ज़्यादा है कि इसमें प्लाजाज भी हैं और डिपोज भी हैं और ये हैं वो है, लेकिन सर आपका पर किलोमीटर, अभी हम सिर्फ अगर ट्रेन की बात करें उसको सबको हटा दें, बसेस की कॉस्ट और ये सब, इसके बाद आपका मंसूबा पर किलोमीटर कितने अरब रुपए, ये अगर आप बता सकें। अगर अभी जाहिर है मैं नहीं, अगर आपको हिफ्ज होगा तो बाद में बता सकें अगर, क्योंकि इल्ज़ाम ये है कि लाहौर का है मंसूबा 1.1 बिलियन रुपीस पर किलोमीटर, इस्लामाबाद का 1.9, मुल्तान का उससे भी कम, और आपका इसमें भी महंगा है पर किलोमीटर जो बिलियन रुपीस है, उस हवाले से भी ऐसा है या नहीं है? कि मुझे एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे इसके कैलकुलेशन का आप बता देते मैं पूछ लेता, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि ये जो देखिए बसें जो हैं वो तकरीबन 9-10 अरब की बसें हैं, इसी तरह डेपूज हैं, प्लाजे हैं, और एक्स्ट्रा जो नई हमने 68-59 किलोमीटर जो इजाफी रूट्स डाले हैं, फीडर रूट्स वो हैं, और जो हयाताबाद से कारखानों तक हमने इजाफा किया है वो बीआरटी में भी है। तो वो सारे अगर आप निकाल लें ना, तो ये अभी भी आपको दावे के साथ कहता हूं कि इसके आप फिगर्स छोड़ दीजिए, बिकॉज़ जाहिर है कोई भी हिफ्स करके नहीं आता, लेकिन क्या आप ये गारंटी कर सकते हैं कि जो पर किलोमीटर जो फेयर है, जो लागत है आपके मंसूबे की, वो लाहौर, पिंडी और मुल्तान के मेट्रो से कम है? सिर्फ ट्रेन की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ बसों की बात मैं आपको ये गारंटी करता हूं कि उससे इजाफा नहीं होगा, क्योंकि वो तो 8-10 साल पहले बनी है ना, ये 8-10 साल बाद में बन रही है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं है। इसके बावजूद कि 3rd जनरेशन है, इसके अंदर साइकिल ट्रैक एक अलग सिस्टम है इसके अंदर, इसी तरह वो जो डिसेबल के लिए एक अलग अपना वो है, फिर ये डीजल हाइब्रिड बसें हैं। वो साइकिल ट्रैक में से मुकम्मल तो नहीं हुआ ना अभी तक? जो वहाँ पे सर प्रोग्रेस में इंशाल्लाह मुकम्मल हो रहा है। सब्सिडी देंगे, लेकिन हमने जो है ना लोगों की देखिए सब्सिडी की जो बात है ना, मैं आपको बताऊं, देखिए ये जो प्लाजे, कमर्शियल प्लाजे जो डिजाइन किए गए हैं, ये इसीलिए किए गए हैं। दूसरा हमने एक टारगेट रखा है 3,41,000 का पर डे के हिसाब से जो लोग उसमें सफ़र करेंगे। ये टारगेट पूरा होता है तो हमें 1 पैसे की सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसके बावजूद कि हमने सबसे कम रेट रखा है, तो इंशाल्लाह ताला देखिए इसमें अगर आप फेयर चलेंगे और लोगों के लिए सोचेंगे, हम चूँकि लोगों के लिए बनाइए, तो इंशाल्लाह हम लोगों पर बर्डन नहीं डालेंगे, जो भी बर्डन होगा गवर्नमेंट खुद उठाएगी। हाँ, लेकिन आप सब्सिडी के खिलाफ थे जब पंजाब गवर्नमेंट दे रही थी तो? मैं तो अभी भी खिलाफ हूँ, मैंने तो आपसे कहा कि अभी भी खिलाफ है, क्योंकि हमने उसके लिए एक रास्ता तलाश किया ना। हमने उनके लिए कमर्शियल प्लाजा डिज़ाइन कर दिए हैं, अपने डेपोज बनाए हैं, अपनी बसें खरीदी हैं, ताकि हमें उस पर ना दें। अभी जो आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं, रेंटेड बसें हैं लाहौर के अंदर, वो अब सब्सिडी ना भी दें तो वो खसारे में जाएंगी। अच्छा,
ठीक है, ओके। अब सईद गनी साहब ज़रा इसमें बता दें, जो साबिर शाकिर साहब से बात कर रहा था, क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, चूँकि बिलावल साहब ने भी इस पर बात की है, आपको लगता है कि कोई गैर आइनी इकदाम या कोई आइनी हद तक ही रहते हुए कोई काबिल एतराज़ इकदाम होने लगा है सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ? देखिए वसीम, ये जो हालिया बारिशें हैं ये तो एक बहाना है। आप अगर पिछले 2 साल में देखें, जब से इनकी हुकूमत आई है पीटीआई की, उस वक्त से मेरा ख्याल है कि हुकूमत बनने के चंद महीनों बाद इन्होंने बातें करना शुरू कर दी थी। कभी कोई हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस लाने लगे थे, कभी चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करवाने लगे थे, कभी गवर्नर रूल लगाने लगे थे, कभी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने लगे थे। तो एफर्ट्स तो उन्होंने इन 2 सालों में जारी रखे हैं। अब ये बारिशें हुई, कुछ इलाकों में पानी ठहरा। नो कॉन्फिडेंस में तो आपको वैसे कोई एतराज नहीं होगा ना? नो कॉन्फिडेंस तो एक आईनी अमल है, अगर हो जाए तो। नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नियत बता रहा हूँ कि इनको हमारी सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं थी। ये कोशिशें करते रहे, एफर्ट्स करते रहे, लेकिन बहरहाल ये नाकाम हुए। अब ये एक नया ड्रामा लेकर आना चाहते हैं, लेकर आए, लेकिन मैं आप वाज़ेह तौर पर बता दूं कि कोई भी गैर आइनी गैर कानूनी इकदाम जिसके जरिए कराची को ये मरकज से कंट्रोल करना चाहें, ना उसमें ये कामयाब होंगे ना होने देंगे। गवर्नर राज आइनी होते हैं, गैर आइनी? नहीं, आइन में है, लेकिन उसे कुछ उसकी शराइत भी तो है ना। कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई मूड हुआ उठा के लगा दिया, उसकी कोई शराइत भी है आइन के जो मुताबिक। आखिरी वाला लगा था सलमान तासीर साहब वाला, उसकी क्या वजूहत थी पंजाब में जो लगा था? जी आपको बताया तो बड़ी मेहरबानी, आपने पूछ लिया। एक तो वो 18th अमेंडमेंट से पहले था, नंबर 1। जी। दूसरा आपको शायद याद हो कि उस वक्त ये हुआ था कि चीफ मिनिस्टर साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया था अदालत ने। जी। और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया था। जी डिस्क्वालीफाई हुए थे। तो उसके बाद तरीका ये होता है कि वो वहाँ पर आकर किसी और को चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट किया जाता है। लेकिन पीएमएलएन के पास मेजोरिटी नहीं थी, और पीपल्स पार्टी जो उस वक्त उनकी इत्तेहादी थी, लेकिन ज़ाहिर के ताल्लुकात हमारे ठीक नहीं थे, तो उसमें ये भी था कि पीपल्स पार्टी उनको सपोर्ट नहीं करेगी। तो एक वैक्यूम सा पैदा हो रहा था, तो इसलिए वो 2 या 3 महीने के लिए लगाया गया था, ताकि उस दौरान में असेंबली इसमें खत्म नहीं की गई थी, असेंबली अपनी जगह मौजूद थी, और ये था कि नया चीफ मिनिस्टर अगर वो मुतस्म कर सकते तो कर ले। तो वो 18th अमेंडमेंट से पहले की नहीं, बात उसके थी। बाद फिर वो एग्रीमेंट हुआ था इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ धरने के बाद, क्यानी साहब ने एग्रीमेंट करवाया था। क्यानी साहब ने एग्रीमेंट करवाया था ना उस वक्त। मैं नहीं जानी क्यानी साहब का, मुझे नहीं पता, आपको पता है, खबरें आपके पास आती होंगी, मेरे पास तो कहीं से नहीं आती है। दूसरा मैं करूँ कि यहाँ करते हैं सईद साहब जो कराची के मुतालिक बात करते हैं ना, हाँ। तो कराची में वफाकी हुकूमत ने पिछले 2 वर्षों में, मुझे बता दें, कोई एक नया मंसूबा इन्होंने शुरू किया हो। इन्होंने कमेटियां खुद बनाई, वज़ीर आज़म ने बनाई, अपने इत्तेहादियों की बनाई, और उन कमेटियों ने ये आपने मासूमाना सवाल पूछा, शौकत साहब इस पे जवाब देना चाहते, दे दें, बताएं जी, बताएं भाई। एक मैं ये अर्ज कर रहा हूँ सर, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखें, हम क्या कराची के लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, और जो कराची में हो रहा है, हर बारिश में कराची डूब जाता है, इनके पास कोई हल नहीं है। तो आप क्या कहें कि आवाम को इसी तरह छोड़ दें, इनके रहमो करम पे छोड़ दें? ये कहते हैं हमने ये मंसूबा कर दिया, वो मंसूबा, कोई एक मंसूबा तो बता दें हमें। ये ग्रीन, येलो, रेड, ऑरेंज, पता नहीं कौन से मंसूबे बता रहे हैं, लेकिन एक मंसूबा इनके कंप्लीट नहीं है, ना इन्होंने दे सके। ये आके हमें मुझे डर लगता है कौसे कज़ा के सारे रंगों के नाम की ट्रेनें अनाउंस हो जाएंगी, कराची में बनेगी नहीं ये सारे, और बना कोई भी कुछ भी नहीं है। आप कराची में धूल उड़ रही है, यकीन करें मुझे बड़ा अफसोस होता है। कराची इंटरनेशनल सिटी है। बादामी साहब, मुझे देख के ईमान से मैंने वहाँ से मैं पढ़ा हूँ, एक ज़माना था कराची जो रोशनियों का शहर होता था, अब उसकी हालत देख के बारिश में लोग घरों में भाग जाते हैं कि जी सड़कें छोड़ें, खाली करें, क्योंकि पानी आ जाएगा। वो जो पानी ज्यादा आता है फिर कराची डूब जाता है। और सही में जब वो घरों में जाता है, पानी भी घरों में भी आया था फिर वो। देखिए मैं आपसे, मुझे ये बातें में सारी आपकी ठीक लगेंगी, अगर आप मुझे पाकिस्तान का कोई एक शहर बता दें जहाँ बारिशों में पानी नहीं आता है, तो मैं मान लूंगा कि ठीक है भाई, कराची में पानी आएगा, कोशिश करेंगे ना आए उसको। पानी आता है सईद भाई, लेकिन चला जाता है। मैं ऐसा नहीं होता है, पानी आता है चला जाता है। देखें, दूसरी में आपसे यार इंटेंसिटी उतनी ही होती है हर सुबह में। लाहौर में भी हुआ और उस पर भी तनकीद की, वहाँ बारिश जाने के बाद निकल भी जाता है, यहाँ तो खड़ा ही रहता है। नहीं वसीम, मैं आपसे करूँ, मैं आपको एक रिपोर्ट भेजूंगा 2009 में बारिशें हुई। अब मेरा ख्याल है कि वहाँ पे कराची में हर घर में कश्ती रखनी पड़ेगी। मुस्तफा कमाल साहब जब थे नाजिम यहाँ के, उससे पहले 2006 में बारिशें हुई जिसमें मुस्तफा कमाल साहब थे नाजिम, और बकौल इनके उन्होंने बड़ा काम कर लिया था।
एनईडी यूनिवर्सिटी से गवर्नर साहब ने खुद एक पूरी उस पर रिपोर्ट बनवाई, वो रिपोर्ट मैं आपको भेजूंगा। जितने पॉइंट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे कि कराची में कहाँ कहाँ पर पानी ठहरा और क्या क्या मसाइल पैदा हुए, उसमें से 80% पॉइंट्स हमने ठीक कर दिए हैं। शारा फैसल 4 दिन तक बंद रही थी। वसीम बदामी मुझे बताइए कि इस बारिश में कितना टाइम बंद रही है? 4 दिन सैयद बंद थी गनी उस साहब, ये 2009 तो में। बता देना, 4 ये दिन तो तक बंद बता थी। दें कि कराची ये के जो आप अवाम कह रहे हैं ना को कराची कभी खुशखबरी होगी कि रोशनियों का बारिश कहना होगी, मेरे भाई पानी बिल्कुल नहीं, था, पानी में वो डूबेंगे लेकिन नहीं। उसकी रोशनियां आपके इत्तेहादियों ने, नफीस भाइयों ने छीनी है। जरा उनसे पूछिए ना, उनसे तो आपने साथ बिठाया हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ और कि हमसे कहीं ये सवाल तो करते बता हैं कि देना कि रोशनी आइंदा बचाओ। पानी में ठीक लोग है, नहीं आज डूबेंगे यूसुफ जो है बहुत खुश और हैं। करंट लगने से लोग नहीं मरेंगे, ये बता देना। बेचारे लोग अब क्या करें, हम तो दूर से देख के हमारा तो कम से कम दिल तो दुखता है अब ना। चले मैं करंट में लगता है वो आपके फाइनेंसर है भाई के इलेक्ट्रिक वाले। आरिफ नकवी साहब आपको कितने पैसे देते सर हैं जी, इंतखाबात सारी में? उससे चीजें पूछिए ना, हमारी है तो फिर उसको आप क्या पकड़े। कर रहे हैं सर? यार जिसको सही भाई, सुप्रीम कोर्ट ने अभी लिखा है। सारी चीजें हमारी वो है। रिपोर्ट के इलेक्ट्रिक की नहीं, जो नहीं, बिलावल ये साहब तो ने है। ऐवान में लहराई कि इसको पढ़े, उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो कि इस वक्त विफाकी गवर्नमेंट वो वाजिबात माफ करती रही कि इलेक्ट्रिक के और अपनी तरफ से पैसे देती रही कि इलेक्ट्रिक को। पता नहीं क्यों देते मेरे भाई रहे, वो- फाइनेंसर इनके थे, पैसे आप देते क्यों देते रहे भाई? वसीम लाहौर में वो मरे मैं इतने आपको लोग के वो करंट मेरे- लगने से वो या मेरे- किसी और शहर में। तो वो के इलेक्ट्रिक से पूछे ना, अल्लाह के बंदे, उसका मुझसे क्यों सवाल करते हैं आप? यार वो के इलेक्ट्रिक जिनके तो के इलेक्ट्रिक- आपने वो कर्ज कोई उतारे के जो वाजिब भी इलेक्ट्रिक नहीं थे, डायरेक्ट वो तो आपने किसी को- उतार नहीं दिया नहीं उनके। नहीं, नहीं, मैं आप फिर गलत जा रहे के हैं। इलेक्ट्रिक वसीम, कोई आप फिर डायरेक्ट गलत जा किसी को रहे हैं। शार्ट तो नहीं दे रहा है ना। आप फिर गलत जा रहे वो हैं। तो जब पानी जमा हो जाता है, के- जब बारिश ज्यादा के होती है इलेक्ट्रिक फिर को पानी ज्यादा जो- आता है ना। अच्छा, आप मुझे बता दीजिए कोई ऐसा जगह जहाँ पे बारिश ज्यादा होती पानी कम आता हो, मुझे बता दीजिए। पेशावर में कम आता होगा भाई। मैं ये कह रहा कि कराची में कुछ ज्यादा ही आता है। यार आपने इस एक जुमले का बता, ये कोई गलत बात है क्या साइंसी तौर पर? ठीक है ना, ये तो बात सही कह रहे हैं सही गनी साहब, या तो आप बताएं कोई ऐसी जगह है। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। नहीं, मतलब ये मैं कह रहा हूँ ना, वो ये जिसने उसको साइंस असल में- पढ़ी है उसको असल सही की बात तो समझ समझ आएगी नहीं ना। चले लेकिन साबिर साहब फाइनल वर्ड मुझे बता दें, एंड आई जस्ट होप, चूंकि लोग ये सोचेंगे तो ब्लेम गेम ही जारी रहेगा ना, मतलब हमें क्या मिल रहा है? वो कह रहे हैं भाई आप जिम्मेदार है, आप कह रहे हैं वो जिम्मेदार है, ये किसी तरफ जाएगा मामला? साबिर साहब मैं कराची के हद तक आपसे प्रिसाइसली पूछ रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा है कि नहीं जनाब कुछ ना कुछ तो होना है, बस आखिरी जुमला बता दें। देखें, एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने हैं अच्छा और ग्रैंड किस्म के, अच्छा, तो ये कराची का रुख, कराची किस तरफ जाएगा, इसका इन्हिसार पीपल्स पार्टी Okay. के रवैये पर है। अच्छा, और नून लीग जो है वो कौमी आ चुकी है, ये आप कह रहे हो ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की राय जारी, हाँ, बहुत वो तो आपको खुद ही देख लें, कौमी दायरे में आ चुकी है वो तो, अंदाजा हो रहा है, और तकरीबन थोड़ी सी रह गई। और देखिए, अच्छा एक बात बताऊं जल्दी ना, 30 सेकंड। मोर देन 70% इस वक्त अपोजिशन जो है वो बिहेव कर रही है, और ये 4 जो इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन हुई हैं कौमी असम्बली से मंजूर हुई हैं, तो वो एक पसे पर्दा अरेंजमेंट के तहत हुई हैं। मुलाकात के ठीक। बाद कुछ चीज़ों पे जी, बहुत शुक्रिया, ठीक है, कुछ बहुत इत्तेफाक- शुक्रिया तीनों मेहमानों का। एक ब्रेक लेके हम कंक्लूड करते हैं और जाते जाते अब से कुछ लम्हात बाद 14 अगस्त का आगाज होने लगा है। आप सबको जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत सारी दुआओं के साथ इस दिन का